आपको जानना चाहिए एग्जैक्टली कि बेसिक रीजन क्या है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। उस निर्णय में जो है चलते चलते साइड लाइन में कहा कि ऑलरेडी जो है जो आरक्षण मिल रहे हैं जिन लोगों को भी, ठीक है। पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं उसमें? एसटी और एससी की है। तो उसमें जो है अब वो स्तर कई लोगों की है जिनमें एक या दो जनरेशन को कम से कम अगर आरक्षण का लाभ ले करके वहां एक समाज के उस उच्च वर्ग में कम से कम इकोनॉमिकली, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। समझ आ रहा नहीं है? किनमें? एससी या फिर एसटी में ऑलरेडी जो क्लास वन ऑफिसर है, कोई बड़े सांसद या विधायक बन गए, तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों? बल्कि लाभ किसको मिलना चाहिए? जो रियल में जिनकी आवश्यकता है। तो उनके बेसिस पर जो है इसमें भी लगभग उसी प्रकार का क्रीमी लेयर, जैसे कि जो है क्रीमी लेयर के सिद्धांत जैसे कि उस तरफ किसमें ओबीसी के लिए किया गया है। तो एक ऐसा भी सोचा जा सकता है, ठीक है। तो एक ओपन स्पेस, बस एक डिस्कशन का पार्ट था एक्चुअल में वो, ठीक, इसके बेसिस पर है ये। पर हाँ, हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से इन सब बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इन सब बातों को ध्यान में रखना है ये। तो ये आरक्षण जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है हमारे लिए। संविधान वाले हिस्से में भी बात करेंगे। अब ये जो आरक्षण किस वाले, तो संविधान कौन सा आर्टिकल चला जाएगा यहाँ पर? आर्टिकल 15(4) और 15(16)(4) भी है, उसी में है ना ये। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15(4) है और 16(4) और भी है, मगर पर्टिकुलरली इसकी बात करेंगे ये, ठीक है। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक बेसिस पर जो आरक्षण वाला है ना, ठीक है। और क्षैतिज और लंबवत, तो दो प्रकार के आरक्षण की बात की थे हम लोगों ने, ये बात को ध्यान में रखना है हमें ये। तो वो संबंधित जो आर्टिकल है वो भी, और इसमें जो मुख्य जो संकल्पना है, तार्किक वर्गीकरण के जो संकल्पना डिस्कस किए थे, है ना एक वो, ठीक है। और तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उस संविधान वाले सेगमेंट में ये ध्यान रखना है एक्चुअली हमें को, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग जो पढ़े उसमें थोड़ा सा पहले एक सरसरी तौर पर रिविजन ले लेते हैं ये, ठीक है। तो लास्टली जो है मैंने कुछ कुछ मैं रेंडमली पूछ रहा हूँ ना, तो त्रिपीटक मतलब कौन कौन सा है? तीन पीटक। तीन पीटक मतलब कौन कौन सा है इसमें? सुत्त पीटक है, और सुत्त पीटक है, विनय पीटक है, और अभिधम्म पीटक है, ठीक। एक ही बातें हो गई ये। तो उसमें जो है भगवान बुद्ध के जो उपदेश किसमें है इसमें? भगवान बुद्ध के उपदेश किसमें है? अभिधम्म पीटक इसमें है? नहीं है। उपदेश किसमें है? सुत्त पीटक में। और विनय पीटक में क्या है? उनके आचरण के नियम है। और अभिधम्म पीटक में क्या है? उनका दार्शनिक सिद्धांत है। ऐसा है ना? दार्शनिक सिद्धांत किसमें है? अभिधम्म पीटक में है ये। इसमें दार्शनिक सिद्धांत है भगवान बुद्ध ने जो बताया उसके अंदर, उसके उसके जो है ये, ठीक है। एक ही हिस्सा। कितने पीटक? तीन। और उसमें पर्टिकुलरली जो है विनय पीटक में आचरण के नियम है, और एक क्या है? सुत्त पीटक है, जिनमें क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेश है। भगवान बुद्ध के उपदेश है। और एक क्या है? अभिधम्म पिटक, ठीक, जिनमें क्या है? भगवान बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है ये, ठीक। ये हो गया। और क्या डिस्कस किया था इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट तरफ? परिशिष्टि पर्व। किस किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है ये? परिशिष्टि पर्व बताया था मैंने। एक भगवती सूत्र जैन धर्म वाला है। तो ये ऐसा ध्यान में रखना है एक्चुअल में। वो जो क्वेश्चन जो है अगर इस प्रकार से अगर मैच करने के लिए अगर आएंगे तो इस तरह से हो सकता है। ये मैच करने का मतलब जो है मतलब मैच द कॉलम, ऐसा कर क्वेश्चन आता है ना ये, ठीक है। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं ये, ठीक है। बची जो है नीति सार, किसकी रचना है ये? नीति सार बताया था मैंने, कामंतक की रचना है ये। राजतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी कलहन के राजतरंगिणी है, ठीक है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है ये, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉमन चीजों को ध्यान में रखना है ये। और भी कोई है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है ये? विशाख दत्त का है ये। क्या है? विशाख दत्त की। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, और ये दोनों जो है, और एक और कौन सा था जो आयुर्वेद, इसका संबंध किससे है? ये चिकित्सा से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। मालविका अग्निमित्रम,
किसकी रचना है ये? महाकवि कालिदास है। तो महा भी लगा सकते हैं आप ये, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, चलो वो। और रघुवंश किसका रचना है? ठीक है, कालिदास का ही रचना है। ठीक है, और और क्या है, मेघदूत भी उसी की रचना है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम उसी की रचना है। ठीक है, ये भी यही है। ठीक, ऐसे और भी है। अब उसमें जो है ये सोहन नदी घाटी, ये कहां पर है? सोहन नदी घाटी ये कहां पर है? पाकिस्तान में, उत्तरी क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में है ये। ठीक है, कौन सा है? सोहन नदी घाटी वाला है। बेलन नदी घाटी कहां पर है? मिर्जापुर यूपी में है ये। चिराद, चिराद एक जगह का नाम है, कहां पर? बिहार में ये। कालीपुर कहां पर है? बस्तर में। गढ़घनौरा कहां पर है? कुंडा गांव में ये। ठीक है, करही भदर बालोद, करकाभाट बालोद, समझ रहा ना ये। जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में ये, उस तरफ ये। कुल्डी हुआ उत्तर प्रदेश, चावल के साक्ष्य मिले हैं। दाइमाबाद कहां पर? महाराष्ट्र में ये। ठीक है, दाइमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान, वहां जो स्थानीय संस्कृति हुआ करता था उसका नाम था सीपी संस्कृति। सीपी बोलते हैं, सोठी संस्कृति। क्या कहते हैं? सोठी संस्कृति, ध्यान में रखेंगे। एक आहार संस्कृति डिस्कस किया था मैंने, ये भी राजस्थान वाले क्षेत्र में है। बनास संस्कृति की डिस्कस किया था मैंने, ये सब ताम्रप्रसारी संस्कृति है। आहार है, बनास है, गिलूद संस्कृति डिस्कस किया था मैंने ऑलरेडी ये। ठीक है, वैसी जो है और डिस्कस किया था मैंने जो है मालवा संस्कृति, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। कायथा और एरन संस्कृति, ये सब डिस्कस किए ना ऑलरेडी हम लोग। ये कायथा है और क्या है? एरन। तो एरन में जो है भानुगुप्ता का एरन अभिलेख मिला है, भी जानते हैं, 510 ईस्वी वाला, सतीपथ के साक्ष्य वाला ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और साथ में क्या है? एरन संस्कृति, ये ताम्रप्रसारिक संस्कृति है, ताम्रप्रसारिक संस्कृति के स्थल है ये। ठीक है, और इस तरफ महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, वहां पर भी संस्कृति कौन सा वाला है? वो उधर कौन सा है, वो जो है ना इमाम गांव और जो दाइमाबाद वाले क्षेत्र में, वहां संस्कृति जो है आहार हो गया, अनाज, और जोरवे संस्कृति। कौन सा है? जोरवे संस्कृति। तो जोरवे मतलब कहां पर? वो महाराष्ट्र वाला। तो ये सब ताम्रप्रसारी संस्कृति स्थल है ये। तो आहार संस्कृति कहां पर है? राजस्थान वाले क्षेत्र में। कायथा संस्कृति कहां पर है? वही एमपी वाले इसमें, चंबल वाले क्षेत्र में। ये कौन सा है? कायथा। और एक जो है कौन सा? सावलदा संस्कृति। जो जोरवे संस्कृति में जो कह रहा हूं ना, तो एग्जैक्टली जो है वो सावलदा संस्कृति की स्थल है। सावलदा संस्कृति एक बड़ा क्षेत्र हुआ, थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़ा, और उसमें एक जगह का नाम क्या है? जोरवे, महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र में, दूरिया वाले क्षेत्र है। वैसे जो है प्रभास संस्कृति, एक जगह का नाम है प्रभास। ठीक है, कहां पर? गुजरात में। देखो ये बहुत टिपिकल नाम है, ये एग्जाम में जो है बस इतना ही पूछेंगे, वो उस नाम को बता देना है आपको वो। ठीक है, ताम्रप्रसारित जो है 4 या 5 प्रमुख संस्कृति के स्थलों या फिर संस्कृति को नाम लिखिए, ऐसा। तो ये बातें दिमाग में रहने चाहिए ये। ठीक है, तो रंगपुर संस्कृति ये कहां पर मिलेगा? अब रंगपुर कहां पर मिलेगा हमें? गुजरात में। ये रंगपुर है कहां पर? गुजरात में। देसलपुर कहां पर है? गुजरात में। ये समझ रहा है? ये ऑनलाइन में जो बच्चे जुड़े हैं उनको भी रिवीजन करते चले जाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा हो गया? जोरवे कहां पर है? महाराष्ट्र। चिरात कहां पर है? बिहार में। ये गुफकराल कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। पहलगांव कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर कहां पर है? यूपी में, पूर्वी हिस्सा हुआ। दाइमाबाद कहां पर? हड़प्पा किस नदी के किनारे? चौधुरो किस नदी के किनारे? कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। मांडा किस नदी के किनारे? चेनाब नदी। कौन सा है? चेनाब नदी है, यही है ना ये। एक बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, ये कहां पर है? हरियाणा। बनावली ये कहां पर है? हरियाणा में। ये मिताथल ये कहां पर है? हरियाणा में ही है। ठीक है, कहां पर है? हरियाणा में। हरियाणा में ना एक था। और इस तरफ रंगपुर गुजरात में, देसलपुर गुजरात में, सुतकोतड़ा, सुतकोतदा
अरे वो सुतकुंडा गुंडेर हो, वो सुत का गंडोर है, ये दिमाग में रखना है। वो सुत का गंडोर का गेंदोर है वो। ठीक है, तो कहां पर है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी है? दास्क नदी है। कौन सी नदी है? दास्क नदी है। और ये सुतकोतड़ा जो कह रहा हूं ना, यही से घोड़ा मिला है। घोड़े का कंकाल यही से मिला है ना। सुतकोतड़ा से क्या मिला है? घोड़े के कंकाल। सुतकोतड़ा घोड़ा समझ लीजिए, घोड़े के कंकाल मिल दिखाया था ना, घोड़ा का कंकाल दिखाया था मैं, वो मिला हुआ है वहां पर ये। ठीक है, तो कौन सा मिला मैंने? सुतकोतड़ा। ये कहां पर है? गुजरात में है। लोथल कहां मिला है? लोथल कहां पर है? गुजरात में। ये अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। अब लंगनाच, लंगनाच कहां पर है? गुजरात में। ये अभी अभी दिमाग में आ गया, कौन सा है? लंगनाच है, गुजरात में। ये बागौर कहां पर है? राजस्थान में। नागौर भी जानते हैं, मगर नागौर ये स्थल नहीं है। हड़प्पाई स्थल में नागौर नहीं आता है, क्या आता है? बागौर। ये नेवासा, ये तो खैर पुराना स्थल है ये। नेवासा कहां पर है? महाराष्ट्र में, चिरकी वाला है। अब लोहदा नाला, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश का है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। एक और स्थल जगह होगा महादया। हाँ, ये सब नया नया स्थल है ये। जैसे छत्तीसगढ़ पचराही करते हैं ना, पचराही, पचराही कहां पर है? कवर्धा में। तरी घाट कहां पर है? तरी घाट, तरी घाट नहीं जानते? दुर्ग में। हाँ, विनय नया स्थल है ना। खारून नदी घाटी सभ्यता वाले में एक तरी घाट है। और वो एक और है ना, जहां पर वो, हाँ, रीवा है। ये सब नए नए स्थल है। ये पतराही बिल्कुल नया स्थल है। ये सब नए नए स्थल है, और इसीलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं एक्चुअल में वो। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता चल पाता, वो अलग बात है। आदमगढ़ तो उसको पूछने का आवश्यकता नहीं। पय्यमपल्ली कहां पर है? वो मद्रासी संस्कृति, प्रश्न पूछा था ना एक हाल ही में। तो कहां पर? पय्यमपल्ली, वो मद्रास वाले हिस्सा उसी में है। पय्यमपल्ली वहीं पर ही है। तो क्या बोलेंगे इसको? मद्रासी संस्कृति। ठीक है, पल्लवरम, देखो मद्रास, तो उसको नाम स्थानीय स्तर पर क्या नाम दे दिए? मद्रासी संस्कृति। अब कहीं दिमाग में पहेली भी होंगे तो पल्लवरम है, और वो क्या नाम, क्या नाम बताया मैंने? पिकले हिल, ये कहां पर है? मद्रास के आसपास में है। तो वहां पर पूरा पठान वाली की बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसा कैसा जीवन रहा होगा, गेस कर सकते हैं ये। तो इस प्रकार की संस्कृति कैसे कह देंगे? मद्रासी संस्कृति। नहीं जानते हैं तो भी कह देंगे ऐसे। समझा रहा नहीं है? लिखने का तरीका यही होगा एक्चुअल में आपको वो। हथनौरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। प्रीलिम्स में अगर पूछेंगे तो इस तरह से पूछेंगे कुछ ये। ठीक है, अब पंचमढ़ी में बताया था मैंने, पंचमढ़ी तो जानते हैं। उसमें एक बताया था मैंने, कौन सा गुफा? पांडव गुफा। हाँ, बुर्जहोम, बुर्जहोम जन्म स्थल कहते हैं एक्चुअली में इनको वो। बुर्जहोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जन्म स्थल। एक प्रेतों का टीला, हाँ, भूतों का टीला, मृतकों का टीला, किनको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को। ये ध्यान में रखेंगे ये। ठीक है, और टीला मतलब, अब भूतों को टीला का मतलब क्या है? अब आसपास गांव में, आसपास तो टीला है ना, ऊंचा क्षेत्र है, तो आसपास लोगों को लगता है कि यहाँ तो पुराना कुछ खंडहर जैसा कुछ कुछ है, तो चलो ठीक है, भूत प्रेत वहां पर रहते होंगे। इसे क्या कह दिया? प्रेतों का टीला। अब प्रेत मतलब क्या है? कोई मर गया है, उनका टीला कह दिए किसी ने, ये समाधि स्तर के जैसा। ठीक है, अब कोई इसको कोई इसी को क्या कह रहे हैं? वो पुरोहित का जो है राज प्रसाद रहा है, कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं। ये पुरोहित है ना, पुरोहित मिला है वो, जो ऐसे जो फ्रेंच कट वाले जो है, जो मिले हैं ना, तो उनका राजभवन मानते हैं, वहां पर था उनका, ऊंची 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 टीले में उनके भवन बने हुए थे। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं। मैं जो कह रहा समझ रहा ना ये, क्योंकि वो मूर्ति कहां से मिला है हमें? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, कुलडी हवा कहां पर? उत्तर प्रदेश में है। किस नदी घाटी है? बेलन नदी घाटी। ये महादया जिनकी बात कह रहा था मैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है खेती की और पशु बाड़ा मिला है, जौ, ये सब मिला है यहाँ पर। ये महादया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यूपी का। ठीक है, और ये जो है गंगा नदी के दक्षिण में है। मतलब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र ऐसा है, जब इसमें थोड़ा सा विस्तार हो गया है, एक्सटेंशन हुआ है एक्चुअल में। जैसे मानते हैं ना वर्तमान में कि जो हड़प्पा संस्कृति की जो स्थल है वो कहां पर? मांदा, और इस तरफ आलमगीरपुर, और दक्षिण में दाइमाबाद, और उस तरफ पश्चिमी सुक्का गैंडोर। ठीक है, तो हम समानता क्या मानते हैं? सिंधु नदी घाटी इसलिए कहते थे ना इनको पहले प्रारंभिक चरण में, मगर अब वह सामने आपको सिंधु घाटी सभ्यता समानता नहीं कहते हैं। एग्जैक्टली क्या है ये? हड़प्पा सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इनका विस्तार केवल सिंधु घाटी वाले क्षेत्र में नहीं, बल्कि बाकी और क्षेत्रों में भी है। समझ रहा नहीं है? इस बेसिस पर यह संगनगल्लू कहां पर है? ये कर्नाटका में है। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं मैं। हाँ,
हाँ सिर्फ प्रिंट के लिए बोलूंगा वही है। ठीक, ये भी चाहिए इसमें, और इसमें आगे का भी है। इसमें कुछ कुछ लास्ट करेक्शन है, करेक्शन तो नहीं है, सही सेट नहीं हो पाया है। लास्ट में देखे होंगे शायद, इसमें आगे के जो पेज है कहीं पर सेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ ये फील्ड मिलेगा आप लोगों को। ये ठीक है यहाँ तक, आगे बढ़े अब यहां से हम लोग लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था मैंने, इनमें से कुछ कुछ में जो है क्या लिया था लास्ट में मैंने। एक जो डिस्कस कर चुका हूं मैं, इसकी जानकारी के स्रोत से मुख्यतः क्या है, ये जानकारी के स्रोत से मुख्यतः क्या है, ये पुरातात्विक है, मगर उसकी भी अपनी लिमिटेशन सही है। ठीक, इनकी खोज के बारे में बताया था मैंने, 1826 में कौन है वो, चार्ल्स मैसन ने किया था। बाद में फिर जो है अलेक्जेंडर कमिंघम में प्रयास किया था, और उसके बाद फिर 1920 और 21 वाला फेज, और 24 में औपचारिक घोषणा किनके द्वारा, जॉन मार्शल के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो ये हड़प्पा सभ्यता जो है, ये विद्वानों के मध्य आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। कारण उसका क्या है, ये सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक नगरीकृत है और विस्तृत भौगोलिक विस्तार, इसी वजह से क्या है, इनका काफी बड़ी मात्रा में इनका चर्चा भी रहा। ठीक है, और इसका जो है नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, और आगे चल करके है ये हड़प्पा। ठीक, और उसके बाद फिर जो है इसमें क्या है, मैंने उसमें उद्भव से संबंधित मैंने अलग अलग सिद्धांत बताए थे, उद्भव से संबंधित अलग अलग सिद्धांत बताए थे। ये तो उद्भव से संबंधित कौन कौन सिद्धांत बताया मैंने, एक विसरणवादी का सिद्धांत बताया था मैंने, कौन सा वाला, मेसोपोटामिया वाला है ये। एक ये सेगमेंट हुआ, मतलब इसके उद्भव की बात कर रहा हूं ना। ठीक है, हम ये जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव है, ये कोई अकस्मात नहीं हुआ है। पहली बात तो ये जान रहे हैं हमें, ये अकस्मात नहीं हुआ है, और ना ही इसका पतन जो है अकस्मात हुआ है। राइट, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम अकस्मात हुआ, तो ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। क्या हड़प्पा संस्कृति का, ये सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव अकस्मात हुआ, तो ऐसा नहीं है, और ना ही इसका पतन जो है अकस्मात हुआ है। ठीक है, बल्कि दोनों के बारे में, अब इसमें जो है इतिहासकारों में एक्चुअल में क्या है, वो मत नहीं है, एक मत नहीं है, सहमति नहीं है एक्चुअल में। वो सबने अलग अलग प्रकार के अपने मत रखे हुए, अलग अलग उनके विचार है ये। तो इसमें जो है अलग अलग लोगों का मतलब क्या है, कुछ जैसे कि कुछ ब्रिटिश इतिहासकार है, ठीक है, कुछ औपनिवेशिक जो इतिहासकार है, उन्होंने एक सिद्धांत कौन सा दे रखा है, विसरणवादी का सिद्धांत दिया है। इसलिए विसरणवादी के सिद्धांत का मतलब यह है कि वहां पर विस्तृत हुए हैं भारत के उस उत्तर, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत हुए हैं। तो क्या विस्तृत हुआ है, जो सभ्यता जो है किसी और क्षेत्र से यहां पर आकर के टपक गया। कहां से आके टपक गया, उस दजला और फरात वाले क्षेत्र, जो मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र हुआ करता था, जहां पर सुमेरु सभ्यता हुआ करता था, वहां से जो है क्या है, उड़कर कहां आ गया, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कुछ लोगों ने बताया, उन लोग उनका मानना है कि वो जो सुमेरु सभ्यता के जो लोग थे, कुछ मात्रा में कुछ इधर आए, प्रवास किए, इसलिए इनको कोई अप्रवाजन का सिद्धांत भी कह देते हैं। कोई क्या कहते हैं इनको, अप्रवासन का सिद्धांत भी कह देते हैं, कि वहां से कुछ लोगों ने यहाँ इधर प्रवास किया है ये। ठीक है, तो प्रवास करेंगे तो थोड़ा सा, अब उन लोगों का यह तर्क है ना, कि वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा सक्षम लोग है, ये शक्तिशाली वर्ग है ये, जब यहाँ, और ज्यादा विकसित है, उनका मानना इस प्रकार का है, ज्यादा वो क्या है, सक्षम है। तो यहाँ जब आए तो वो एक शासक वर्ग में, प्रबुद्ध वर्ग में सम्मिलित हुए, इसीलिए उनके निवास के केंद्र क्या बने, वो ऊंचे ऊंचे जगह बना, ऊंचा दुर्ग वगैरह बनाया। तो ये सब बनाया किसने, इन्हीं लोगों ने, और ये पूरे और जो क्षेत्र थे, वहां जो लोग थे, उन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक, ये इस तरह से मानना है, मगर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। तो जब ये अपने पक्ष में तर्क देंगे कुछ ना, तो अपने पक्ष में उन्होंने क्या तर्क दिया, कि ये जो है, इनके जो है, ये अपने लिए स्वयं रहने के लिए अलग से दुर्ग बनवाया उसने, यही है ना, मतलब यहाँ जो और बाकी लोग रहते थे, उससे स्वयं को अलग श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए वो उन्होंने अपने लिए अलग से दुर्ग बनाया। तो जानते हैं ऑलरेडी, ऊंचे स्थान बनाने वाला और निचले बस्ती वाला, तो ऊंचे स्थान में रहे ये जो लोग प्रवास किए ना, ये तो एक तर्क ये देते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, इन्होंने वैसी बड़े बड़े जो है कुछ या फिर उनके जो मकान बने हैं, ठीक है, तो अपने लिए क्या किए उन्होंने, बड़े मकान बनाए, 2 मंजिला,
और कई कमरे वाले मकान बनाए, ठीक है। और उसमें जो छत बनाया है वो किससे, लकड़ी से बनाया है, वैसे ही बनाया जैसे कि मेसोपोटामिया में बनाया जाता है ये, ठीक है। और साथ में मैंने एक और उसमें समानता बताया था मैंने, वो कौन सा, जो क्या उनके मंदिर को क्या बोलते हैं, एक मंदिर को बताया था मैंने ना, जगु जगुरत जिगुरत, ठीक है। तो टीले को क्या बोल देते हैं ये, वो मंदिर के अवशेष के रूप में कह देते हैं ये, मगर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये उनके पक्ष में प्रमाण हुआ, तो उनके विपक्ष में क्या प्रमाण है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इनकी नगर नियोजन की पद्धति, ऐसा उनके पास में कोई नगर नियोजन की पद्धति मेसोपोटामिक सभ्यता में नहीं है, और ना ही जो है लोगों का जो है जो जीवन का स्तर जो है इतना ऊंचा है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये दो डिफरेंसेस है ये, एक नगर नियोजन की पद्धति और दूसरा कौन सा है उनका लोगों का जीवन स्तर। वहां पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में खर्चीला जो है, बड़े बड़े जो है वो जिगुरात बनाए हैं, वो अपने लिए बड़े बड़े राजप्रसाद बनाए हैं, मगर यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ ही जो है सार्वजनिक हमारे पास में निर्माण की स्थल है ये, जैसे कि जो अन्नागार है, ठीक है, ग्रेट बाथ है, विशाल स्नानागार है, ठीक है। इसके अलावा जो, जबकि ये भी किसके लिए है, ये सार्वजनिक उपयोग के लिए है, ये भी कैसे है, सार्वजनिक उपयोग के लिए है। बल्कि इसकी तुलना में जो है जो जो भी शासक वर्ग रहा होगा उसने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसने व्यवस्था स्थापित किया है, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसा नहीं है। वहां पर जो शासक हुए, जो शासक वर्ग रहे, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए जो है ध्यान दिए हैं, बड़ी मात्रा में फिजूल खर्ची किए हैं। समकालीन अगर अब मिस्र की सभ्यता भी देखेंगे तो वहां पर अपने रहने के लिए तो बड़ी मात्रा में उसने बड़े बड़े विशाल भवन तो बनाए ही बनाए। जब बड़ी विशाल भवन बनाएंगे तो सफाई के सबसे अधिक शोषण किसका होगा, आम लोगों को ना। उसको बनाने के लिए अधिक मात्रा में कर की वसूली करना पड़ेगा, मजदूरों को भी बड़ी मात्रा में लगाना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। जब तक वो शासक वर्ग जो है जीवित है, शासन कर रहे, उस समय तक तो वहां शोषण करेगा ही करेगा। मरने के बाद उनके समाधि को भी बड़े बड़े जो है ढंग से, देखिए ना इनके पिरामिड, गाजा का पिरामिड नाम सुने होंगे, ठीक है। तो मरी जो शव है उनको भी जो है रखने के लिए वो ताबूत वगैरह देखे होंगे किस प्रकार से, ये एग्जाम्पल मिलते हैं यार, ठीक है। तो वो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या है वो धन की खर्च करते थे। मगर भारत में इस भारतीय उपमहाद्वीप में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इसमें ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ फिजूल खर्ची पर ध्यान न देकर के यहाँ पर लोगों ने क्या किए हैं, यहाँ जो शासक वर्ग है उसने क्या काम किया है, बड़े बड़े सड़कें बनवाए हैं, सड़कों के किनारे उन्होंने नाली बनाए हैं, नाली जो है बड़ी नाली, फिर वहां से छोटी नाली, और वही छोटी नाली जो है किनारे किनारे होकर कहां पहुंचता है, घर गली, और इनसे होकर कहां पहुंचता है, घर में, समझा नहीं। घर में पर क्या है, मोहरे बने छोटा सा, उनके बाद अंदर कहां तक जाएगा वो, नहाने वाला जो स्नानागार बना हुआ है छोटा वाला, घर में जो शौचालय बनने की व्यवस्था है, नहाने के लिए अलग से व्यवस्था है, ठीक है। तो वहां तक व्यवस्था जाएगा, नालियां जो है, समझा रहा नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था, कुएं के पानी बनाने, कुएं पानी के लिए क्या है, कुओं की व्यवस्था किया गया है। ये पूरी तरह से क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है, ये क्या है, एक रूपता है ये। तो एक्चुअल में इतना जो है व्यवस्थित प्रकार का जो है स्वरूप या ढांचा, ठीक है, नगरों का इतना व्यवस्थित जो स्वरूप है, ढांचा जो है, ऐसा ना तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ करता था, और ना ही जो है उस तरफ मिस्र की सभ्यता में हुआ करता था। समझ आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये तो वो हो गया। अब इसके अलावा वो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो है क्या है, आर्य जो उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं, आर्य उत्पत्ति मतलब जो वैदिक आर्य है उनके द्वारा इस सभ्यता का निर्माण किया गया, ठीक है। और उसके उसके समर्थन में वो तर्क देते हैं। तो इनका जो तर्क क्या होता है कि ये कहते हैं कि दोनों एक ही क्षेत्र में रहते हैं, समझ रहा है ये। तो वैदिक लोगों का जो क्षेत्र क्या है, सप्त संधव प्रदेश, प्रारंभिक निवास के जो स्थल है, ठीक है। और साथ में अगर सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र भी अगर देखें तो लगभग वही क्षेत्र है, बल्कि उससे ज्यादा विस्तृत ये क्षेत्र है, समझना है नहीं ये। तो एग्जैक्टली अगर ये देखा जाए, एग्जैक्टली अगर ये देखा जाए कि जो क्षेत्र तो ठीक है, दोनों समान है, ये ठीक हम कह सकते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, जहां पर 7 नदियां हैं, और उसी क्षेत्र में क्या है, ये उत्तर
पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का भी विस्तार है। ठीक, मगर बेसिक डिफरेंसेस क्या है, बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ये जो है एक नगरी संस्कृति है, विकसित नगर है, यहां पर बिल्कुल मानकीकृत इनके जो है हर एक इनकी जो है प्रणाली है, मानकीकृत है ये, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन है, ये मानकीकरण है किसका, हर एक जो एलिमेंट है उनका मानकीकरण है यहाँ पर। ठीक है, बस्ती कैसे बनाया जाना है उनके लिए क्या है, बिल्कुल ये मानक तैयार कर रखे हैं। ठीक है, मापतौल के लिए उसने बाट जो बनाए हैं वो भी क्या है, मानकीकृत है। ये 1 2 और 3 की संरचना या फिर 1 2 और 4 की संरचना है ये, बट इसमें अच्छा ईंटों के निर्माण के लिए ईंट भी जो है बिल्कुल क्या है, मानकीकृत है। समझ में आ रहा है ना, ये नगर संस्कृति है और उस तरफ वैदिक क्या है, ग्रामीण संस्कृति है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है। उसके बाद कुछ लोग उसको द्रविड़, ये तो हो गया, विपक्ष में भी आ गया, कुछ लोग जो है द्रविड़ उत्पत्ति से भी इसको जोड़ते हैं, मगर वो भी ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। क्या कर दिया था मैंने, द्रविड़ वाला जो है इसके निर्माता नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है इनका। वो कैसे, द्रविड़ संस्कृति कैसी है, ग्रामीण संस्कृति है, जबकि ये क्या है, नगरी संस्कृति है। बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, ये जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको हम इससे काउंटर कर सकेंगे, तो कुछ तर्क हमारे पास में रहे। उसके बाद लास्टली अगर देखें तो क्या है, देसी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था मैंने। देसी मतलब क्या है, तो यही जो है कोई बाहर से लोग आकर के इसकी उत्पत्ति किए हैं, इसका विकास किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही जो है उसी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जो लोग रहते थे, और कौन लोग रहते थे, नवपाषाणिक संस्कृति के जो बस्ती हुआ करता था, उन्हीं बस्ती में जो लोग रहते थे उनके द्वारा लंबी करीब 3000 वर्षों में, 3000 वर्षों में जो स्वावलंबी, जो ग्रामीण विकसित और समृद्ध जो बस्ती हुआ करता था, ग्रामीण बस्ती, ठीक है, उन्होंने जो है धीरे धीरे लंबी जो है दीर्घकालिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया, नगरों का उद्भव किया, नगरों का निर्माण किया। समझदार जो कह रहा हूं मैं, ये तो इसी को क्या नाम दिया गया, क्रमिक उद्भव का सिद्धांत। क्या कहा गया, क्रमिक उद्भव का सिद्धांत, जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। अब क्रमिक उद्भव के सिद्धांत के अंतर्गत इसमें जो है एक तो उनका बैकग्राउंड काम करेगा, किसके बैकग्राउंड आएगा इनका, जो नवपाषाणिक संस्कृति है उस वाले का। और उसके बाद फिर जो हड़प्पा वाला फेज आया, तो हड़प्पा वाला कालखंड मतलब कब, लगभग कोई कहते हैं 3200 बीसी से, अब कोई उनको जो है 3500 बीसी भी ले लेते हैं, वहां से लेकर कब तक, 1300 बीसी तक, वही तक है ना, कहां तक, 1300 बीसी तक। और उसमें जो है 3 चरणों की बात किया था मैंने। तो एक पहले चरण में किसकी बात की थी हम लोगों ने, पहले चरण में क्या है, एक तो उनके पृष्ठभूमि वाला हिस्सा हो गया, हड़प्पा की पृष्ठभूमि, हड़प्पा की जो पृष्ठभूमि है, यह पृष्ठभूमि कहां पर आएगा इसका, किसमें आएगा, नवपाषाणिक वाले में आएगा, कौन सा, नवपाषाणिक वाला हिस्सा आएगा इनका, नवपाषाणिक काल। और नवपाषाणिक काल मतलब कब की बात कर रहे हैं, तब जब वो बस्ती का विकास हो चुका है। ठीक है, इनके बस्ती, ये फिर कह सकते हैं इनको स्वावलंबी बस्ती, कैसा है, स्वावलंबी बस्ती है। तो ये जो है, तो ये स्वावलंबी बस्ती आगे चल करके, यही जो है ना, कुछ बस्ती है जिनको अच्छा अच्छा, इनमें कुछ फैक्टर अच्छे काम कर गए, इन कुछ सपोर्टिव हो गए, और सपोर्टिव, सभी बस्ती तो नगर नहीं बनेंगे ना। तो जहां पर परिस्थितियां जो है अनुकूल विकसित मिल, परिस्थितियां अनुकूल मिले, नदी के किनारे आ गया, ठीक है, कुछ शिल्पकार लोग वहां पर रहने शुरू कर दिए, ठीक है, वहां पर उर्वर भूमि है, जलवायु अच्छा है, हर वर्ष लगभग नदी किनारे बाढ़ आता है और फर्टाइल लैंड का निर्माण करता है। इससे क्या होगा, वो जो बस्ती का जो है उत्पादकता लगातार बढ़ेगा, यही हुआ ना। तो ये वो कारक है, बताऊंगा अभी मैं थोड़ी देर बाद में कि नगरीकरण के कारण क्या क्या रहे हैं, किन वजह से जो ग्रामीण बस्ती क्या बन गया, वो नगर बन गए। समझ में आ रहा है नहीं, तो इसी में कुछ कुछ इनपुट आए होंगे। तो यही जो स्वावलंबी बस्ती है, ग्रामीण बस्ती जो है, ये क्या बने, धीरे थोड़ा बड़ा कस्बा बना, धीरे क्या है, बड़ा कस्बा बना, और एक कस्बा का उसका आकार और लगातार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और कहां तक पहुंच गए हम, लगभग 3200 बीसी में पहुंच गए।
3200 बीसी में। तो यही जो है फिर अब प्रारंभिक स्तर पर कुछ स्थल, कैसे वाले, नगर। यहां पर क्या हुआ, नगरों का उद्भव। मगर ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी सब कुछ जितने बस्ती आ रहे हैं सब एक साथ नगर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई पहले बन रहा है तो कोई बाद में बन रहा है, यही हुआ ना, कोई पहले और कुछ के बाद में। तो कहने का मतलब सभी बस्ती जो है शहर बन गए, नगर बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही सबकी जो अवधि जो है समान है। समझ में आ रहा नहीं है। अब देखिए रायपुर है तो रायपुर को तो बसाया गया है ना सबसे प्रारंभिक स्तर में, रामचंद्र राय, नाम सुने भी होंगे इसका ये, ठीक है, उनके द्वारा बसाया गया। उसके पहले तो लगभग इसका अस्तित्व था ही नहीं, इनका अस्तित्व था ही नहीं। अब जैसे नया रायपुर जो है वो, तो नया रायपुर तो अस्तित्व था ही नहीं, वहां तो गांव बसा हुआ था ना। मगर उस गांव के स्थान पर हमने क्या किया, बस्ती बना दी, उससे क्या है, नगर बना दिए हमने पूरी है, नया रायपुर सिटी बना दी है। तो उसमें भी देखे तो वो तो ठीक है, बिल्कुल प्लान में एक साथ डेवलप कर दिया उसको वो। मगर उसमें भी अगर देखेंगे तो उसमें विधानसभा भवन बनाया जाना है, कुछ और कहीं पर बनाया जाना है, तो भी क्या है 2004 से लगातार बनते जा, 3 से लगातार बनते जा रहा है, अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। समझ आ रहा है ये, तो इसमें खुद ही ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके हुआ है, स्वतः विकसित हुआ है ना। इसमें जो कुछ नगर बहुत नया और कुछ पुराना। तो इसमें पूर्व हड़प्पाई, इसे बोलते हैं पहला चरण इनका, पहला फेज है ना। तो पहला फेज मतलब कौन सा है, पूर्व हड़प्पाई, इनको क्या बोलते हैं, पूर्व हड़प्पाई चरण वाला था ये, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली परिपक्व हड़प्पा है उसके पहले। तो उस समय क्या है, कुछ नगर मिलेंगे हमें, मगर नगरों में जो है वो उत्कृष्टता नहीं मिलेगा, नगरों में वो उत्कृष्टता नहीं मिलेगा। जो उत्कृष्टता जो है किसे मिलेगा हमें, परिपक्व चरण में। मैं जो डिफरेंस कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये, मतलब ये कह रहा हूं मैं कि इसमें 3 चरण हुए। एक पूर्व हड़प्पाई चरण हुए, कौन सा कितना तक का फेज है ये, 3200 से लेकर कब तक है ये, 2600 बीसी, यही है ना। तो इसमें जो स्थल मिलेंगे प्रारंभिक स्थल है ना, तो इसमें जो नगर मिलेंगे तो नगर जो है बहुत अच्छे नगर नहीं मिलेंगे, वो उस स्टैंडर्ड में नहीं मिलेंगे जिस स्टैंडर्ड में जो है कौन है, परिपक्व वाले में है, ठीक है। जैसे कि जो है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो वाले जो है, मोहनजोदड़ो में, ये भी हड़प्पा में, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा जिनकी हम खुदाई किए, उत्खनन किए हैं, वो एग्जैक्टली हम किसकी बात कर रहे हैं वहां पर, वो किस चरण की बस्ती है वो। हम जगह था ना विशाल स्नानागार है, विशाल वहां पर जो है वो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े टीले और उनके राजप्रसाद मिले हुए हैं, समको उनकी बड़े बड़े सड़कें हैं, समको ने बनी हुई। तो हम किस बेसिस पर कहते हैं वो किस काल का है ये, परिपक्व हड़प्पा वाले फेज का है ये, ठीक है। मगर ये स्वाभाविक है, मोहनजोदड़ो को वहां तक पहुंचने में कितने हजार वर्ष लगे होंगे, समझ में आ रहा है ना ये। तो ऐसे कुछ प्रारंभिक स्थल जैसे कि मेहरगढ़ प्रारंभिक स्थल के है, ये पहले चरण के है। फिर वैसे जो है एक बनावली भी प्रारंभिक स्थल के है, कालीबंग भी क्या है, प्रारंभिक स्थल के है, कोट डीजी भी क्या है, प्रारंभिक स्थल के है। ये क्या है, ये प्रारंभिक पहले चरण वाले की बात कर रहा हूं मैं ये। इस समय कोई बहुत बड़ा नगर नहीं है, राखीगढ़ी भी है, कालीबंग भी है, मगर वो वैसा नहीं है जैसे कि परिपक्व में है। समझ आ रहा जो कह रहा हूं मैं। अब इसके बाद जो दूसरा चरण आया, इसके बाद दूसरा चरण आया, मतलब कौन सा, तो परिपक्व हड़प्पा का जो चरण कहते हैं हम, ये परिपक्व हड़प्पा चरण। तो ये कौन सा वाला फेज आ गया, 2600 से कब तक, 1900 बीसी तक। तो ये एग्जैक्टली क्या है, वो परिपक्व अवस्था में, तब जब बड़े बड़े शहर है ये। और कम से कम बड़े शहर का मतलब कौन कौन सा हो गया इसमें, ये बड़े शहर का मतलब कौन कौन सा हो गया, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चहुदड़ो है, लोथल है, कालीबंग है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, और भी कई है। ये उस अवस्था की बात कर रहे हैं हम ये। तो वो हम जो विशेषताएं पढ़ते हैं ना, प्रमुख प्रमुख ये विशेषता है, तो विशेषता हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं, वो परिपक्व हड़प्पा वाले की अवस्था की बात कर रहे होते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद की अवस्था में कौन सा है, उत्तर हड़प्पाई कहते हैं जिनको हम, ये इनको क्या बोलते हैं, उत्तर हड़प्पाई चरण।
तो ये क्या है एक्चुअल में, उनके पतन का चरण है बेसिकली। ये उनका क्या है, पतन का चरण है। तो 1900 बीसी से लेकर कब तक, 1300 बीसी तक। ठीक है, तो जब भी हमें जो है इनके, जब पूरा ओवरऑल में जो है इनके उत्थान और इनके जो है उत्थान के साथ साथ क्या है इनका, नहीं नहीं, इनका उदय मतलब उद्भव, और उद्भव के साथ साथ इनका उत्थान और उनका जो है पतन। तो एग्जैक्टली में क्या है कि ये जो फेज है, और इनकी पहले क्या है, इनकी पृष्ठभूमि है, इनकी क्या है, एक पृष्ठभूमि है। अब इनकी पृष्ठभूमि मतलब कौन सा वाला जाएगा इसका, कौन सा है, नवपाषाणी संस्कृति वाला हिस्सा, राइट। तो लंबा वाला फेज है वो 3000 साल है, इधर के ऊपर का जो 3000 साल का फेज है, और उसके बाद फिर जो है पूरा हड़प्पा का फेज आया। तो एक पहला फेज क्या हुआ, ये उद्भव वाला है, ये इसको ऐसा नहीं, ऐसा कहा जाए, यहां तो कुछ नगर दिखने शुरू हो गए, यहां पर बिल्कुल डेवलप्ड सिटी है, और यहां पर अब जो डेवलप्ड सिटी था, अब उनका यहां पर क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, राइट। तो उद्भव किस प्रकार से हुआ है, सिद्धांत कई लोगों ने अलग अलग प्रकार से दिए हैं, मगर वास्तविक में जो आधुनिक मान्यता है वो कैसा है, क्रमिक और दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। इनको क्या बोलते हैं, क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत, जो आधुनिक मान्यता के अनुसार यही स्वीकार किया जाता है, राइट। और पतन भी अगर अब लेंगे, जब इनका पतन की जब बात भी करेंगे, तो भी कैसा आएगा, वो क्रमिक रूप से ही आएगा। हालांकि उस पर भी कई अलग अलग जो है विचार रखे हैं इतिहासकारों ने। कोई अकस्मात रूप से कह देते हैं, कोई और आर्यों का आक्रमण कह देते हैं, भूकंप और भी बात करेंगे एक्चुअल में हुआ। तो एग्जैक्टली क्या क्या हुआ इसमें, पहले फेज कौन सा वाला हुआ, पहले फेज कौन सा वाला हो गया, जब पूर्व हड़प्पाई चरण है ये, तो उनकी विशेषता बिल्कुल अलग होगा ना। परिपक्व जो हड़प्पा वाले फेज है, जब विकसित हड़प्पा का जो फेज है, उनकी विशेषता बिल्कुल अलग होगा, और जो उत्तर हड़प्पाई जो चरण है उसकी विशेषता बिल्कुल अलग होगा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये मुख्य चीजें हुई एक्चुअल में इसमें ये। ठीक, अब उसमें जो है कुछ मुख्य मुख्य चीजों को डिस्कस कर रहा हूं मैं ये, उनकी भी फिर उसके बाद फिर विशेषताओं में जाएंगे हम लोग। ठीक है, इसको लिखना भी है हमें ना, इसका लिखना बाकी है अभी, उसको लिखेंगे भी हम लोग आज। इसमें जो है एक जो बातें मैं और डिस्कस कर दे रहा हूं मैं इसमें, जैसे कि इसमें जो है एक क्वेश्चन कभी इस प्रकार से कुछ यूपीपीएससी से पूछा गया एक्चुअल में, ऐसा इसी फेज का ही है ये। इसमें जो है नगरीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक, नगरीकरण के उद्भव को प्रेरित करने वाले कुछ कारक। देखो यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, नगरों का उद्भव हुआ है। तो नगरीकरण का मतलब क्या हुआ, नगरीकरण एक प्रक्रिया हुआ ना, नगरीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है बेसिकली। नगरीकरण है ना, किसी का वाणिज्यीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ये सब क्या है, ऐसे में जब भी बात कर रहे हो तो क्या है एग्जैक्टली, वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिनमें अब चूंकि यहां पर हम नगरीकरण की बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, इसमें पूरी तरह से क्या होगा, नगरों का उद्भव उद्भव होगा। ये ओरिजिन आप जो है सिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये नगरों का उद्भव। ठीक, तो ऐसे कौन कौन से कारक है, प्रेरित करने वाले कारक, इसको हड़प्पा सभ्यता कर देंगे, इसको हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, इनको प्रेरित करने वाले कारक, ऐसे क्या क्या बेसिक कारक है जिसकी वजह से जो है ये नगरों का उद्भव हुआ, समझ में आ रहा है ये। तो बेसिक कारकों में जो है सबसे बड़ा जो कारक माना जाता है उनमें एक है इनके पास में अधिशेष उत्पादन। एक इनके पास में क्या है, अधिशेष उत्पादन। अधिशेष उत्पादन, अब अधिशेष उत्पादन का मतलब समझिए एक्चुअल में, वो अधिशेष उत्पादन मतलब क्या है, सरप्लस प्रोडक्शन है किसका, एग्रीकल्चर में।
अच्छा बंद कर दें, बंद नहीं करते हैं, कम कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, और ठीक है, हाँ ठीक है। तो सरप्लस प्रोडक्शन, तो सरप्लस प्रोडक्शन किसका होगा? खेती का होगा वो। अब सरप्लस प्रोडक्शन होगा क्यों यहां पर जो है सरप्लस प्रोडक्शन होगा ही क्यों? किसका? अधिशेष उत्पादन होगा। किसमें? कृषि में। तो कृषि में जो है अधिशेष उत्पादन क्यों होंगे? क्यों होंगे? क्यों होंगे? एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन क्यों होंगे? नहीं वो तो मालूम है। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो कृषक है वो अपने लिए तो अनाज का उत्पादन करते ही है, मगर अपने के साथ साथ जो है जो गैर खेती कार्य में लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी उत्पादन करते हैं। और इनके अलावा अनाज और भी बच जाते हैं, उनको संग्रह करके कहां रखते हैं? अन्नागार में ले जाते हैं, लोथल और बाकी और जो बंदरगाह है वहां पर, और वहां उनको कहां भेज देते हैं? विदेश भेज देते हैं। प्रोडक्शन इतना है ना, मतलब बहुत सरप्लस प्रोडक्शन है इनके पास में ये, ठीक है। तो सरप्लस प्रोडक्शन ने क्या किया? तो सरप्लस प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि इनके पास में क्या है? एक बिल्कुल फर्टाइल लैंड आता है ये। तो इनके पास में क्या है? एक उर्वर भूमि है। भूमि कैसा है? उर्वर है। कृषि के अनुकूल बिल्कुल क्या है? जलवायु है। कृषि अनुकूल क्या है? जलवायु है। ये हल कृषि के उपकरण बनाने बहुत अच्छे से हम जानते हैं। किसी उपकरण का उपकरणों का निर्माण भी जानते हैं और साथ में उनका प्रयोग भी जानते हैं। अच्छा खेती करने वाले हैं। कृषि कृषि करके कृषि की जो पद्धति है उनको अच्छा जानते हैं। यही हुआ ना, ठीक है। और उर्वर मिट्टी मिल रही है, अनुकूल है, वर्षा भी ठीक ठाक है, सब कुछ ये ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से क्या हुआ? इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है उत्पादन की मात्रा बढ़ गया। इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा बढ़ गया, जबकि यहां पर अभी कोई खेती बाड़ी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये कि भारत में जो है सभ्यता का विस्तार जो है किस तरफ से हुआ है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से किस तरफ? पूर्व की तरफ, और इधर से सर दक्षिण मध्य की तरफ। यही मतलब हुआ ना, ठीक है। तो ये क्षेत्र में क्या हुआ? सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। अब सरप्लस प्रोडक्शन जो है होगा ओवरऑल पूरे बस्ती है, कौन सी बस्ती है वो? ग्रामीण बस्ती हुआ करता था ना, मगर उसमें अगर मान लो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो स्वाभाविक है अब वो कृषक या तो स्वयं बेचने जाएगा या फिर क्या करेगा? कोई बड़े जो उसको जो खरीद करता है, जैसे अभी क्या है वर्तमान में जो व्यापारी वर्ग है वो क्या करेगा? उसको खरीद कर लेगा। तो एग्जैक्टली जो है इस अधिशेष उत्पादन ने किसको जन्म दिया? व्यापार को जन्म दिया। किसका प्यार करेंगे वो? उस खाद्यान्न का। यही हुआ ना, ठीक। तो स्वाभाविक है अब वो क्या करेंगे? कुछ कृषक जो है कहां चले जाएंगे? वो कुछ बड़े बस्ती में जाएंगे, या फिर कुछ ऐसे बड़े जो है बड़े बस्ती या कुछ ऐसे केंद्र में जाएंगे जहां पर उनके अनाजों को कोई खरीदा और बेचा जा सके। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये? तो धीरे धीरे जो है वो जो क्षेत्र, वो जो केंद्र थे जहां पर अनाजों को खरीदा और बेचा जाता था, राइट, वो जो क्षेत्र है, वो जो केंद्र है, धीरे धीरे अब क्या होगा? उसमें व्यापारियों की मात्रा बढ़ेगी। दूर दराज से क्षेत्र वहां पर, दूर दराज से लोग वहां पर और आएंगे। यही हुआ ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अब उस व्यापार और वाणिज्य जो केंद्र है उस केंद्र में और कई वर्ग, कई वर्ग मतलब अब स्वाभाविक ही यहां पर जो कोई किसान अगर मान लो वहां गया अपने सामान लेकर के, तो वहां पर क्या करेगा? वही जो है उनको कृषि औजार की कुछ दुकानें और ही मिल गया, कृषि उपकरण बेचने वाले मिल गए। तो वहां से उन्होंने क्या किया? अपने कृषि के उपयोग के लिए उपकरण भी खरीद करके लाए। तो एग्जैक्टली क्या होगा
धीरे धीरे ये जो छोटा सा व्यापार केंद्र था जहां पर वो अनाज को बेचने आए थे, वहां पर अब धीरे धीरे जो है वो एक नगर के रूप में डेवलप होना शुरू होगा। समझ आ रहा है ये क्यों? क्योंकि अब वहां पर जो है कुछ ऐसे लोगों का जो है निवास होता जा रहा है, उनका निवास विस्तार बढ़ता जा रहा है जो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, मगर खेती की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो उपकरण बनाए जाने हैं या फिर उसमें जो उत्पादन, अतिरिक्त उत्पादन हुआ, उनको जो खरीदे जाने हैं, उन लोगों का निवास है। समझ रहे हैं? तो ये सरप्लस प्रोडक्शन ने क्या किया, एक तो ऐसे व्यापार को और व्यापार केंद्रों को उन्होंने प्रेरित किया, जिससे आगे चल करके इन्हीं व्यापार और व्यापार केंद्रों में ऐसे जो है और अन्य लोग जो खेती बाड़ी नहीं करते थे, और ऐसे लोग मतलब कौन, जो शिल्पकारी करते थे, जो कारीगर हुआ करते थे, चाहे वो मटके बनाने वाला, मिधान बनाने वाला हो, चाहे पत्थर, तांबे या कांसे का निर्माण, कांसे से जो है उपकरण का निर्माण करने वाला हो, या कोई आभूषण बनाने वाला हो, चाहे कोई और भी जो है कोई भी शिल्पकार हो, वो सब के सब कहां निवास करेंगे, मुख्यतः उस बड़े बस्ती में निवास करेंगे जहां पर उनके बनाए वस्तुओं को कोई खरीद सके। क्योंकि गांव देहात में तो वहां कोई खरीदने वाला नहीं होगा वो, और दूर दराज में कितना जाएंगे वो। समझ में आ रहा है ये? तो इस तरह से क्या हुआ, कुछ शिल्पकारी हुई और कुछ क्या है, कारीगरी हुई। इनके साथ साथ व्यापार और वाणिज्य की मात्रा बढ़ती चले गए। तो जहां पर सामान को बेचा और खरीदा जाएगा तो क्या बन गए, धीरे से व्यापार केंद्र बन गए। वही धीरे धीरे फिर आंतरिक व्यापार के केंद्र बन गए, और उससे फिर आगे क्या है, बाह्य व्यापार के केंद्र। और उसी केंद्र में फिर जो है कुछ, अब उस व्यापार वाले केंद्र बड़ा आकार बन गया, तो स्वाभाविक है वहां क्या है, उसको प्रबंधित किया जाना है, उसका मैनेजमेंट किया जाना है ना। तब मैनेजमेंट कौन करेगा, प्रशासक वर्ग। क्या है, प्रशासक वर्ग। तो वही केंद्र क्या बन जाएगा, एक प्रशासनिक केंद्र भी बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले वो छोटा जो बस्ती हुआ करता था, जो ग्रामीण बस्ती था, एक ग्रामीण बस्ती क्या बन गया, बड़ा थोड़ा सा कस्बा बना। ये बड़ा कस्बा बना। अब बड़ा कस्बा क्या बन गया, छोटा नगर बना। छोटा नगर जहां पर क्या क्या हो रहा है, व्यापार, ठीक है, ये भी हो रहे हैं। छोटा नगर फिर क्या है, ये छोटा नगर क्या है, एक व्यापारिक केंद्र बन गया। मगर व्यापारिक केंद्र के साथ साथ फिर क्या बन गया, ये एक क्या बन गया, शिल्पकारों का नगर ही बन गया। ये क्या है, शिल्पकारों का एक नगर बन गया। ठीक है, इनके साथ साथ क्या है, अब ये प्रशासनिक केंद्र ही बन गया। धीरे धीरे अब लोग यहाँ पर क्या है, दूर दराज से अब लोग कुछ कुछ यहाँ पर आके बस जाएंगे, जिनका जो है अलग अलग पेशा है, जिनका अलग अलग पेशा है। तो ये पूरे बड़ो कमी में क्या है, यहाँ पर लोगों क्या है, अलग अलग क्षेत्र से आएंगे। कुछ उस दूर दराज क्षेत्र से आ गया, उनकी अपनी संस्कृति विशिष्ट है। कुछ दूसरे और क्षेत्र से आ गया, उनकी अपनी क्षेत्र विशिष्ट संस्कृति विशिष्ट है। तो इस तरह से क्या होगा, इस पर्टिकुलर केंद्र में, इस पर्टिकुलर केंद्र में जो अलग अलग क्षेत्र के जो लोग आएंगे, उनकी संस्कृति का क्या है, एक समावेश होगा, सांस्कृतिक सम्मिलन होगा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, तो स्वाभाविक है इसमें कुछ लोग जो है दूर दराज से जो है कुछ यहां से उठ करके आए यहां पर, कुछ इस तरफ से यहां से उठकर यहीं पर आए, कुछ इधर से आए और कुछ इधर से आए। मगर इन सबके बावजूद उन सब में एक्चुअल में यहां पर क्या कुछ सिमिलरिटीज है। एग्जैक्टली देखें तो इसमें विविधता है। इसमें क्या है, विविधता है। इनकी अलग संस्कृति है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है। मगर उन सबके बावजूद उसमें कुछ कॉमन फैक्टर है, कुछ सामान्य विशेषताएं है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो है अबुझमाड़ की संस्कृति अपनी अलग है, कमार है, गोड़ी है, ठीक है। इस तरफ और बाकी जो है मध्य जो निवास मध्य जो क्षेत्र है उसमें अलग प्रकार की संस्कृति है। मगर ओवरऑल पूरी छत्तीसगढ़ की समेकित संस्कृति है। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में सांस्कृतिक विविधता है। उत्तरी क्षेत्र में बिल्कुल अलग प्रकार की संस्कृति,
दक्षिण में बिल्कुल अलग प्रकार की संस्कृति, पूर्वी क्षेत्र में बिल्कुल अलग प्रकार की संस्कृति, पश्चिमी क्षेत्र में बिल्कुल अलग प्रकार की संस्कृति। ऐसा है ना? तो क्षेत्रीय विविधता है, उन सबके बावजूद उन सब में क्या है? एक रूपता है। मैं जो बातें कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये हड़प्पा सभ्यता में भी सेम स्थिति था। उसमें जो है जो नगर बने, तो नगरों में क्या हुआ? सांस्कृतिक समावेशन हुआ। कई दूर दराज क्षेत्र से लोग वहां पर आकर के बसे। तो स्वाभाविक है वो अपने साथ जो है उस क्षेत्र की संस्कृति को भी लाए, दूसरे क्षेत्र में संस्कृति लेके आए, और ये सब कहां पर रहते हैं? उस नगर में रहना शुरू किए। तो नगर में रहेंगे, स्वाभाविक नगर की जो है नगरी संस्कृति किस प्रकार का होता है? कैसे? रायपुर में है, वर्तमान में आधुनिक नगर है, तो क्या करते हैं? आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, कोई रोक तो नहीं है, पड़ोसी क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है हमें। यही है ना? ये क्या है? नगरी संस्कृति। तो स्वाभाविक उसमें क्या है? अब इनका जो है आज ये त्योहार आ गया तो कल किसी किसी और का दूसरा त्योहार आएगा, पड़ोसी के किसी दिन किसी और त्योहार आएगा। यही हुआ ना एक्चुअल में ये। तो इसमें क्या हो रहा है? तो सब दूर दराज अलग अलग क्षेत्र से आकर के हैं, उनकी भाषा बोली अलग होगा, मगर सबको जोड़ने वाले कॉमन भाषा भी तो होगा। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? तो ऐसी एग्जैक्टली क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ये जो व्यापारिक और जो शिल्प और जो प्रशासनिक केंद्र थे वो एक धीरे से क्या बन गया? एक सांस्कृतिक केंद्र रूप में डेवलप हुआ। ठीक है, जिनमें विविधता तो है, मगर विविधता होने के बावजूद भी उसमें क्या है? एक एकता है, एक रूपता है। जैसे कि हड़प्पा, तो हड़प्पा भी जो है स्वाभाविक रूप से क्या है? कई अलग अलग दूर दराज क्षेत्र से लोग वहां पर आकर के बसे। सेम जो है मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो में लोग दूर दराज क्षेत्र से आकर के वहां पर बसे। लोथल में भी जो है बंदरगाह नगर है, तो वहां पर भी लोग दूर दराज क्षेत्र से आकर के बसे। चहुदड़ो जो है, तो वहां चहुदड़ो में कारखाना मिला हुआ है मोहरे बनाने का हमें। ठीक है, तो वहां पर भी दूर दराज क्षेत्र से लोग आकर के बसे। तो दूर दराज क्षेत्र से लोग आएंगे, उनकी अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, उनकी अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं? ये विशिष्ट संस्कृति है, तो सांस्कृतिक विविधता रहेगी रहेगा, मगर सांस्कृतिक विविधता के साथ साथ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चबूतरो, लोथल, कालीबंगा, ऐसे जितने जो बड़े नगर हैं, उस बड़े नगर में जो है लगभग क्या रहेगा? एक रूपता रहेगा। नगरों की जो बनावट है, उनकी जो संरचना है, वो सब के सब कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। इसीलिए जो है उनकी नगरों की अगर संरचना देखें मुख्य रूप से, तो नगरों की अगर संरचना देखें मुख्य रूप से, तो कैसा मिलता है उनमें? पूरी एक रूपता है। जैसे कि हड़प्पा है, तो हड़प्पा में जो सड़कें बनी है वो किस प्रकार की बनी है? लगभग समकोण के प्रकार का। सड़कें एक दूसरे कैसे काटती है? समकोण में काटते हैं। नदियों के किनारे ही क्या वो सड़कों के किनारे क्या बनाए गए हैं? नाले बनाए गए हैं। बड़े नाले वहीं से गया है ना। मतलब कहने की यहां हुआ कि पहले सड़कें, सड़कों के साथ साथ क्या बनाए उन्होंने? नाले बनाए। अब केवल हड़प्पा में की है ऐसा नहीं है, ऐसी संरचना कहां पर है? मोहनजोदड़ो में भी है। ऐसी संरचना कहां पर है? लोथल में भी है। ऐसी संरचना कहां पर है? कालीबंगा में। और वैसी कहां पर? धौलावीरा, चमुदड़ो। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या हुआ? लगभग सब में इस प्रकार की विशेषताएं हैं। हड़प्पा में जो है लगभग जो मकान बने हैं, कुछ तो ऊंचे टीले में है और कुछ जो है नीचे टीले में है। कुछ एक कमरे वाले हैं, कुछ दो कमरे वाले हैं, कुछ चार कमरे वाले हैं, कुछ जो है उसमें एक मंजिला है और एक कुछ और उसमें क्या है? दो मंजिला वाला है। मगर दोनों का क्या है? विशेषताएं समान है। ये समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ कुछ कारक हुए। सरप्लस प्रोडक्शन ने जो क्या किया? व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाया। व्यापार और वाणिज्य ने उस वहां जो लोग रहते थे उनकी जो है समृद्धा, उनकी जो समृद्धि है, उनके जो है जो व्यापार और वाणिज्य की मात्रा ने क्या जब बढ़ता चला गया, तो उससे जो है वो और अधिक समृद्ध बने। और अधिक समृद्ध होंगे मतलब धन अधिक मात्रा में प्राप्त होगा, तो स्वाभाविक क्या करेगा? वो और निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? बड़े बड़े जो है भवन बनाएंगे। भवन उनके, तो उनकी क्या है?
बड़े सार्वजनिक स्थल बनाएंगे। अब बड़े सार्वजनिक स्थल मतलब क्या है, जैसे कि विशाल स्नानागार है और अन्नागार है, ठीक है, राजप्रसाद भी है, ऐसे कई। तो ये सब क्या है, तो ये सब कौन बनाएगा? जिनके पास ज्यादा धन होगा वही बनाएंगे ना, जिनके पास ज्यादा धन होगा वही बनाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, नगरों के उद्भव जो है वो कोई अकस्मात रूप से नहीं हुआ है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया में जो है सरप्लस जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, वो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ जो है शिल्पकारी भी है, कारीगरी भी है, व्यापार और वाणिज्य है, प्लस जो लोग मुनाफा कमाए, धनी वर्ग वो और अधिक मात्रा में जो है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ गया, तो ज्यादा और वस्तुओं का उत्पादन भी करेंगे। पैसा है तो उनका वहां बड़ी मात्रा में क्या है, निर्माण संरचनाओं में भी खर्च करेंगे। साथ में इसमें क्या है, उस पूरे नगर क्षेत्र को समृद्ध करना है, उसको प्रबंधित कर जाना है। उसके लिए क्या चाहिए, एक शासक वर्ग की उपस्थिति है, और साथ में जो है कुछ कहते हैं ना पुरोहित वर्ग, कुछ क्या थे इनमें, पुरोहित वर्ग ये भी थे, राइट। तो इस प्रकार से क्या हुआ, नगरीकरण के उद्भव को प्रेरित करने वाले ये सब कारक रहे। अभी क्वेश्चन इस प्रकार से आया कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण को प्रेरित करने वाले कारक क्या क्या रहे। तो एक सबसे मेन कारक जिसने आधार दिया वो क्या है, अधिशेष उत्पादन है, सरप्लस प्रोडक्शन है। सरप्लस प्रोडक्शन ने जो है बाकी और चीजों को आधार दे दिया, जिससे व्यापार और वाणिज्य की मात्रा बढ़ते चले गए। इससे फिर अलग अलग केंद्रों का निर्माण हुआ, राइट। तो मेन ध्यान मुख्य बात क्या ध्यान में रखना है हमें, वो सरप्लस प्रोडक्शन है ये, ठीक है ये। और सरप्लस प्रोडक्शन क्यों आया, फर्टाइल लैंड है, ठीक है, सपोर्टिव क्लाइमेटिक जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये खेती बाड़ी करना ये ठीक ठाक जानते हैं, औजार पत्थर के या तांबे के या फिर कांसे के इससे बनाए जा सकते हैं। क्लियर है ये, ठीक। ये हुआ इनका कौन सा, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और उनका उत्थान। अब उत्थान को प्रभावित करने कारक क्या है, यही सब कारक मिलेंगे हमें। इनका उत्थान कैसे, तो उत्थान के क्रम में सबसे बड़ा अभिलक्षण क्या है उनका, नगर है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है उनका, नगर, ठीक। इनको थोड़ा सा लिख ले पहले। और इसमें कुछ क्वेश्चन जो पूछे, 2 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं ना ये, तो स्थल को लेकर पूछते हैं इनमें से, तो उसको बस एक आइडिया बता दूंगा किस तरह से लिखते हैं उनको। और पहले इसको लिखिए आप लोग, वो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, हेडिंग देंगे इसमें हड़प्पा सभ्यता के उद्भव, ये हेडिंग लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव। लास्ट कहां तक लिखे हैं इसमें, अच्छा 10 पॉइंट जो हम लिखे थे वो, ठीक है। और ये उत्पत्ति वाला सिद्धांत लिख चुके हैं ना हम लोग, और उसके पहले मेसोपोटामिया वाला वगैरह वो सब हो चुके हैं ना। हाँ, तो क्रमिक उद्भव के सिद्धांत वाले लिखे होंगे, क्रमिक उत्पत्ति के चरण, ठीक। 3 चरण लिखे हैं क्या उसमें, अच्छा पृष्ठभूमि बस लिखे हैं, मेन पृष्ठभूमि लिखे हैं ना, मतलब मेन हेडिंग बस क्या लिखे हैं, पृष्ठभूमि। दिखाइए मुझे, देखिए लास्ट क्या लिखे हैं, उत्पत्ति के, अच्छा क्रमिक उत्पत्ति के चरण हेडिंग है ना, तो उनके पृष्ठभूमि, अच्छा नव पौराणिक और वहां से लेना है आधार हमें ना। तो इसमें जो है, इसका जो है उद्भव में क्या है इनका, पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, लगभग ये 5500 बीसी से लेकर कब तक, लगभग ये 3200 बीसी तक, यही है। और इसमें कौन सा फेज आएगा इसमें, कि ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, यहां पर क्या है,
नौ पाषाणिक क्रांति हुआ है इसी फेज में, यही है ना। और इसके बाद जो सेकंड फेज है इसका, सेकंड फेज नहीं कहा जाए, वो एग्जैक्टली वहां से हम कहां पहुंचेंगे, हड़प्पा वाले में पहुंचेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो फेज है जिनको हम क्या कहते हैं, क्रमिक उत्पत्ति का चरण, ये कहते हैं ना ये। ठीक, एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा, पूर्व हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा का चरण, यही है ना। 3200 बीसी से कब तक, 2600 बीसी तक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट फेज कौन सा जाएगा इसका, परिपक्व हड़प्पा का चरण। और ये कब तक है, 1920 और 2600 बीसी है, 2600 बीसी से कब तक, 1900 बीसी तक। ठीक, और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट फेज है कौन सा जाएगा, उत्तर हड़प्पा का चरण। कौन सा है, 1900 बीसी से लेकर के 1300 बीसी तक। ठीक, उसमें लिखिए ये पृष्ठभूमि पहले, ये साइड में, साइड में लिख देंगे इसको, लिखा हुआ पहले, पहले लिखा हुआ तो नहीं लिखेंगे दोबारा से, तो इसको अगर नहीं लिखे होंगे तो इसको साइड में लिखेंगे आप, इसके बेसिस पर ही हम आगे बढ़ेंगे। मेन हेडिंग डालेंगे इस पर, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव। नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, हो गया। अब लिखिए इस पर, ये इसकी पृष्ठभूमि ऐसे डालेंगे इसमें हेडिंग पहले सेगमेंट में, उसको लिखिए। अब इसको मैं आगे बढ़ा दूं, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं मैं, यहां पर कर देंगे चलो पृष्ठभूमि। ठीक है, इसको में लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के उदय के संबंध में, हड़प्पा सभ्यता के उदय के संबंध में इतिहासकारों के मध्य, इतिहासकारों के मध्य सहमति का अभाव है, सहमति का अभाव है। जैसे कुछ इतिहासकारों का मत है कि, कुछ इतिहासकारों का मत है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, उद्भव को प्रेरित करने वाले कारक मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया
की सभ्यता था। हालांकि इस विचार को इस विचार में करेंगे, इस विचार में आम सहमति नहीं बन पाया। आम सहमति नहीं बन पाया। ऐसे ही एक अन्य मान्यता के रूप में, ऐसी एक अन्य मान्यता के रूप में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत, आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत कुछ राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कुछ राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस मत के अनुसार, हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक, हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक वैदिक आर्य थे। वैदिक आर्य थे, यहां स्थापित करने का प्रयास किया। यहां स्थापित करने का प्रयास किया। किंतु यहां भी सहमति का अभाव रहा। सहमति का अभाव रहा। ऐसे ही द्रविड़ उत्पत्ति का विचार, द्रविड़ उत्पत्ति का विचार और देसी उत्पत्ति का विचार भी प्रस्तुत किया गया। किंतु वर्तमान में आम सहमति जिस सिद्धांत में है, उसे क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। से क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। पैराचेंज करके इस क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत के अंतर्गत, क्रमिक उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 6500 ईसा पूर्व में, लगभग 6500 ईसा पूर्व में
कुछ नव पाषाणिक बस्तियों का विकास हुआ। नव पाषाणिक बस्तियों का विकास हुआ। उर्वर जलोढ़ मृदा, उर्वर जलोढ़ मृदा, ठीक है, उर्वर जलोढ़ मृदा, अनुकूल कृषि अनुकूल जलवायु, कृषि अनुकूल जलवायु, पत्थरों के उत्कृष्ट कृषि उपकरण, कृषि उपकरण, सिंचाई के उन्नत साधन, और पशुपालन तथा शिल्पकारी आदि ने, शिल्पकारी आदि ने, आदि ने एक समृद्ध और स्वावलंबी नव पाषाणिक बस्ती, नव पाषाणिक बस्ती का विकास किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के इन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के इन्हीं कुछ बस्तियों में से, इन्हीं कुछ बस्तियों में से कुछ बस्तियां जो मुख्यतः नदी के किनारे स्थित थे, जो मुख्यतः नदी के किनारे स्थित थे, स्थित थे, कृषि में अधिशेष उत्पादन, कृषि में अधिशेष उत्पादन को बेचने व खरीदने का एक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। एक केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। व्यापार की इस गतिविधियां ने व्यापार की इस गतिविधियों ने न केवल आंतरिक बल्कि दूर के क्षेत्रों तक भी, न केवल आंतरिक बल्कि दूर के क्षेत्रों तक भी
व्यापार का विस्तार किया, व्यापार का विस्तार किया। यहां केंद्र, यहां केंद्र व्यापारियों, यहां केंद्र व्यापारियों, व्यापारियों, शिल्पकारों, बुनकरों, कुंभकारों, चर्मकारों, प्रशासकों, शासक एवं प्रशासकों, कामा, योद्धा एवं सैनिकों, योद्धा एवं सैनिकों, धनिक वर्ग, पुरोहित, धनिक वर्ग और पुरोहितों, पुरोहित और पुरोहितों आदि का निवास केंद्र के रूप में विकसित हुआ। निवास केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यही केंद्र, यही केंद्र लगभग लगभग 3000 वर्षों में, लगभग 3000 वर्षों में, अर्थात ब्रैकेट में लिख देंगे, तो उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, अर्थात ब्रैकेट में लिख देंगे 3200 ईसा पूर्व तक। मतलब कहां पर ले रहे हैं उसको, 3500, 55, 6500, 5500 बीसी कहां तक ले रहे हैं हम, 3200 बीसी तक ले रहे हैं। समझा ना, ये तक। तक एक प्रशासनिक, एक व्यापारिक केंद्र, एक व्यापारिक केंद्र को काट देंगे अभी, एक व्यापारिक और व्यापारिक प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, केंद्र के रूप में एक नगर का उदय हुआ। जिसमें से जिसमें से एक नगर, जिनमें से एक नगर, उसको नाम लिख लो, बता रहा हूं मैं। एक नगर कालीबंगा, हड़प्पा, कोट दीजी, ऐसे लिखेंगे कोट दीजी, कोट दीजी, ऐसे लिखेंगे कोट दीजी। ये पाकिस्तान में ना सर। और एक जो और नाम लिखिए इसमें, एक जगह नाम है पादरी,
ये गुजरात में है, सबसे प्रारंभिक स्थल रहे हैं ये, इसको गुजरात में। एक और लिख लेंगे इसमें, बानावाली, जिनको आप जानते हैं। ये बनावली कहां पर है? बनावली, हरियाणा। क्या सेंटेंस लिखे शुरू में, स्टेट बताओ मुझे। हम्म। आदि है। ठीक है। अब एग्जैक्टली जो है ये सब क्या है, अब आगे नगर बन गए इसमें। ये किस फेज के आएंगे अब उसमें? ये जो पहला वाला फेज था उसमें लिखिए थोड़ा सा। कौन सा लिखेंगे? पूर्व हड़प्पा चरण। ये किसका था? ये प्रारंभिक वाला। तो इसमें हमने क्या बताया एग्जैक्टली, कि जो नवपाषाणिक जो संस्कृति में जो बस्ती थे, वो बस्ती जो है स्वावलंबी बस्ती थे बेसिकली। ये कृषि के अनुकूल जलवायु, उनको जो है उन्नत भूमि, वो उर्वर भूमि मिल गया। उर्वर भूमि है, खेती करना ही जानते हैं, खेती के लिए आवश्यक जो उपकरण है ये भी इनके पास में है, और जलवायु भी लगभग अच्छी प्रकार की ही स्थिति में है। तो इससे क्या हुआ, एक उत्पादन की मात्रा बढ़ा। उत्पादन की मात्रा बढ़ने से क्या है, अब इनके उसमें खुद के लिए अनाज भी अधिक है। क्या करेंगे? बेचेंगे। तो बेचने मतलब क्या हुआ? व्यापार। ठीक है, तो व्यापारिक गतिविधियां क्या होगी? विकसित होनी शुरू हुई। अब व्यापारिक गतिविधियां शुरू होगा तो स्वाभाविक खेती की जब मात्रा बढ़ाना है तो क्षेत्र का क्या करेगा वो? और विकास करेगा। लालच बढ़ जाएगा ना इंसान का। तो उससे क्या होगा, अब उसके लिए ज्यादा और उपकरण भी चाहिए। अब ज्यादा उपकरण बनाना है तो सुनिए, ज्यादा उसमें कुंभकार भी चाहिए, ज्यादा जो है वो बढ़ाई भी चाहिए, तांबे और कांसी इन सबको उपयोग बढ़ाना है। तो क्या है, इनकी मात्रा भी क्या है? बढ़ती चली जाएगी। अब स्वाभाविक है, अब खाने पीने को ठीक ठाक मिलेंगे तो जनसंख्या भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना ये? तो जनसंख्या बढ़ेगा जिससे क्या होगा, अब कुछ लोग जो है एक क्षेत्र पर, अब भाई बहन बंटवारा तो होगा ही होगा ना, विभाजन तो होगा ही होगा परिवार का ना। तो स्वाभाविक लोग क्या करेंगे, और जमीन पर अपना कब्जा कर लेगा बाजू में, या दूसरे क्षेत्र पर अपना विकास करेगा। तो क्या होगा, कृषि भूमि का भी क्या होगा? विस्तार। अब कृषि भूमि का विस्तार भी होगा और उनका विकास भी होगा, तो ओवरऑल उत्पादन की मात्रा फिर बढ़ जाएगा। उत्पादन की मात्रा बढ़ेगा तो उसका लाभ भी बढ़ गया, तो उससे क्या है, फिर व्यापार बढ़ावा मिलेगा। व्यापार फिर बढ़ावा मिला तो उससे क्या होगा, उसका मुनाफा बढ़ा। मुनाफा बढ़ा, धन बढ़ा, तो क्या करेगा, बड़ा घर बनाएगा, कुछ बड़ा अन्नागार बना देंगे, एक बड़ा सड़क बनाएगा। अब स्वाभाविक कि इन सबके ऊपर उत्पादन, सब कुछ व्यापार वाणिज्य गतिविधियां होंगे तो क्या है, करों की वसूल करने वाली व्यवस्था भी आएगा। यही है ना, धीरे धीरे करके ये। तो ये सब मात्रा ने क्या किया, नगर को, नगर उद्भव के लिए प्रेरित कर दिया। अब लोग मिलेंगे, नगर का मतलब क्या है, उसमें इस प्रकार की विशेषताएं होती है। कैसा? सांस्कृतिक समावेशन का। नगरों की सबसे बुनियादी जो वैल्यू, जो उनकी जो है, जो मान्यता क्या होती है, उसमें सांस्कृतिक विविधता भी होती है और एकीकरण भी होता है। ये है ना, रायपुर है तो रायपुर में क्या है, इधर देखेंगे तो बड़ोसी जो है उधर वो ईदगाह वाला मना रहा है, अगले दिन इधर क्या है, वो रक्षाबंधन दिवाली मना रहे होते हैं, बड़ोसी में फिर अगले दिन वो ठीक है, वो क्राइस्ट वाला भी उपकार ईस्टर भी आता है। समझा रहा ना ये? तो ऐसा कहां पर, शहरों में ऐसा होता है, नगरों में ऐसा होता है ना, मगर समाजा गांव में ऐसा होता है क्या? समझा रहे? वहां पर थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी रहती है, मतलब एकदम ठीक है, एक रूप में है, एक रूपता रहती है। मगर यहाँ पर क्या है, डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ जो लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हैं तो अपनी अपनी संस्कृति को लेकर के आए हैं। तो वैसे सेम, तो वहां पर नगर क्या होंगे, तो नगरों में इस प्रकार की विशेषता होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला हो गया, उनकी पृष्ठभूमि। तो एग्जैक्टली बताना क्या यहाँ में, नौ पसंद स्थल थे, उनको अनुकूल परिस्थितियां मिली तो क्या बन गया, एक नगर बन गया। ठीक, अब आगे इसमें थोड़ा ही लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा चरण वाला हो गया, कौन सा, विकसित हड़प्पा चरण वाला, है ना, विकसित हड़प्पा चरण। ये परिपक्व हड़प्पा का चरण, उसको भी लिखना है तो लिख लीजिए थोड़ा सा। पूर्व हड़प्पा चरण,
कौन सा फेज है? कौन सा फेज है? 3200 BC से, हाँ इस पे लिखिए। नवपाषाणिक बस्तियों के विकास में, नवपाषाणिक बस्तियों के विकास में कृषि और पशुपालन में उत्पादन, कृषि और पशुपालन में उत्पादन को आधार दिया। आधार दिया। अनुकूल, ये फिर कृषि अनुकूल, कृषि अनुकूल दशाओं ने, कृषि अनुकूल दशाओं ने व्यापार और वाणिज्यिक, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों की मात्रा को और बढ़ाया, जिससे जिससे कुछ जिससे पूर्व हड़प्पाई नगरों के रूप में, पूर्व हड़प्पाई नगरों के रूप में नगरों के रूप में कुछ नवपाषाणिक ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ। नवपाषाणिक ग्रामीण बस्तियों का विकास हुआ, जिसमें जिसमें लिखिए, एक तो लिखिए इसमें कालीबंगा, ब्रैकेट में लिखेंगे घग्घर नदी के किनारे, घग्घर नदी। दूसरा लिखेंगे इसमें, एक स्थल लिखिए इसका उस समय का, कोटदीजी, सिंध में स्थित कोटदीजी, जो मैंने लिखा था ना यहाँ पर अभी, ये कोटदीजी। मुंडी गफ एक जगह का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। मुंडी गफ, ये एक में अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है। कौन सा है? मुंडी गफ। ये प्रारंभिक नगर है, समझा ना? ये एक ये हो गया, और उसको लिख लीजिए बनावली, उसको भी लिखिए, एक नाम भी लिख लीजिए, और हड़प्पा के भी नाम लिखिए इस पर, आदि कर दो, आदि कर दीजिए। अब इसमें प्रश्न पूछेंगे, मान लो प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि पूर्व हड़प्पाई चरण के कुछ प्रमुख नगरों का उल्लेख करें, तो 3-4 नाम ये बता देना है। और ये एग्जैक्टली अगर देखें तो बस्ती किस काल के है, ये एक्चुअल में पूर्व हड़प्पाई चरण की ही बस्ती है बेसिकली। ये उन्हीं का यहाँ पर क्या हुआ, नगरों के रूप में विकास हुआ। लंबा समय लगा ना, ठीक है। अब उसमें सेकंड स्टेप वाला, सेकंड चरण वाला, परिपक्व हड़प्पा का चरण। परिपक्व हड़प्पा का चरण,
तो जल्दी लिखते हैं इनको। 2600 BC से 1900। ठीक है। इस चरण में पूर्व हड़प्पाई काल में विकसित हुए छोटे नगरों का बृहद और विकसित नगरों के रूप में उत्थान हुआ। नगरों के रूप में उत्थान हुआ। सामान्यतः यह नगर या फिर ये नगर नदी के किनारे स्थित थे। यह चरण ऐसे बड़े नगरों के ऐसे बड़े नगरों के उत्थान के कारण यह चरण ऐसे बड़े नगरों के उत्थान के कारण परिपक्व हड़प्पा का चरण भी कहलाता है। परिपक्व हड़प्पा का चरण भी कहलाता है। इसमें हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कॉमा करके लिखेंगे सब, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, आदि नगरों का उत्थान हुआ। आदि नगरों का उत्थान हुआ। इस चरण में इस सभ्यता के सबसे परिमार्जित स्वरूप ब्रैकेट में समझने के लिए आप लिखेंगे उत्कृष्ट स्तर। उत्कृष्ट स्तर परिमार्जित स्वरूप। परिमार्जित सबसे परिमार्जित मतलब क्या है? ज्यादा बेहतर। हाँ, मतलब सबसे उत्कृष्ट ये कहा जाए। ठीक है, क्या है? परिमार्जित स्वरूप का विकास हुआ।
विकास हुआ। और इसके पश्चात का जो चरण है, और इसके पश्चात का चरण, इसके पश्चात का चरण पश्चात का चरण इन्हीं नगरों में से नगरी तत्वों का, इन्हीं नगरों में से नगरीय तत्वों का, हाँ, नगरी तत्वों का नगरी तत्वों का नगरी तत्वों का पतन, नगरी तत्वों का पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, की प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब लास्ट वाला फेज, थर्ड चरण वाला, इसे बहुत ज्यादा नहीं लिखा रहा हूं ना, इनको मैं सेपरेट सेपरेट अलग सा इस पर वो जो क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में आता है ना उसको भी करेंगे। ठीक है, एक फ्लो है। अगर पूरा लंबा चौड़ा का पूछ दिया प्रश्न, उद्भव, उत्थान और उनका पतन, तो एक साथ जोड़ करके बताएंगे आप इनमें ये, और सब में मैप भी ड्रॉ कर देंगे साइड साइड में कि ये सब इस प्रकार से हुआ करके ये। अब तीसरा वाला फेज, कौन सा फेज है? उत्तर हड़प्पाई चरण। अब उत्तर हड़प्पाई चरण में, उसमें देखिए नगरों की चरम अवस्था तक पहुंचने के पश्चात, नगरों की चरम अवस्था तक पहुंचने के पश्चात विभिन्न कारणों से, कारणों से नगरीय तत्वों का उन्मूलन, नगरीय तत्वों का उन्मूलन व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में कमी, व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों में कमी, अधिशेष उत्पादन में कमी आदि ने, आदि ने नगरीय जनसंख्या में कमी को प्रेरित किया और और ग्रामीण बस्तियों का, और ग्रामीण बस्तियों का विस्तार हुआ। मुख्य नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, लोथल, सुक्का गंडोर आदि बड़े वाणिज्यिक नगर, वाणिज्यिक नगर धीरे धीरे छोटे नगरों में और उसके पश्चात
बड़े से छोटे कस्बे में परिवर्तित हो गए, छोटे कस्बे में परिवर्तित हो गए। अर्थात इस चरण में बड़े हड़प्पाई नगरों का पतन ने, बड़े हड़प्पाई नगरों के पतन ने विकसित नगरीय संस्कृति को, विकसित नगरीय संस्कृति को एक ग्रामीण संस्कृति में बदल दिया। ग्रामीण संस्कृति में बदल दिया। राइट, बस ये है। अब उसमें एक दो नाम लिख लीजिए। ये क्या नाम लिखेंगे उत्तर हड़प्पा के? उसमें एक लिखिए रोजड़ी। ये रोजड़ी कहां पर है? गुजरात में। राखीगढ़ी, एक मिठाथल, मिताथल भी लिख लीजिए, मिताथल, ताथल, हरियाणा वाला। ठीक है, ये हो गया कौन सा? उनके, हाँ, उद्भव, उत्थान और उनका पतन वाला ये। अब जब जैसे एग्जाम में पूछता है ना, उस पैटर्न में थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग कल। ठीक है, और कल जो है इसमें क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए और लिखकर जरूर दिखाएंगे आप लोग वो। ठीक है, इसमें आप लिखिए 30 शब्द में लिखना है। उसमें नाम, हाँ कुछ नाम लिखिए बस। प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित हड़प्पाई नगरों के हड़प्पाई नगरों से, नगरों से कह देंगे आप, प्राप्त साक्ष्य, साक्ष्य उनके विषय वस्तु और ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करें, का उल्लेख करें। ठीक है, मुझे इसमें जो है कालीबंगा में, लोथल में या फिर ऐसे जितने स्थल है उसके बारे में लिखवाने की आवश्यकता है। मैं लिखवाऊं उनको कुछ कुछ बातें? मैं जो कह रहा समझ में आ रहा है ना? ये लोथल के बारे में या फिर कालीबंगा के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें, तो कल उसको लिख लेंगे। और इसमें नाम लिख लीजिए आप लोग, जो खुद से लिख करके लाएंगे आप लोग। पहले लिखिए हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे किस तरह से? लिखेंगे किस तरह से इनमें? जैसे कि इसमें अब जैसे कालीबंगा है मान लो वो, ठीक है, तो अब एक हमें जितनी क्या मिला है, क्वेश्चन क्या मिला है हमें कि कालीबंगा के बारे में आप क्या जानते हैं। पहली बात मान लो यहाँ क्वेश्चन मिल गया, तब तब क्या बताएंगे? कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर आप सिंधु क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था।
पहली बात है ये स्टेटमेंट बहुत छोटा छोटा बनाना है आपको, सेंटेंस छोटा बनाना है। ये प्रयास करेंगे सेंटेंस को बहुत छोटे छोटे बनाएंगे। ये कितना वर्ड है, 30 वर्ड है ना। 30 वर्ड का मतलब ये कि पहले अगर लाइन में अगर केवल 14-15 वर्ड आने हैं, लगभग उतने वर्ड आते हैं ये, ठीक है। तो 14-15 वर्ड का मतलब कितना हो गया लगभग आपको, तो एक सेंटेंस हमने बनाया कितना, 10 वर्ड का, कि कालीबंगा जो है सिंध हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण जो है स्थल था जो घग्गर नदी के एक साथ इसी बना दिए। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के घग्गर नदी किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल था। पहले स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये, ठीक है, यहां जो है, यहां से स्थल से हड़प्पा सभ्यता के ये साक्ष्य, और कौन से साक्ष्य, काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुआ है। काले रंग की चूड़ियां काम आकार के है, ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है, अग्निवेदी अग्निकुंड के साक्ष्य, और साथ में वो संग संग के बने हुए बैल, राइट, ये प्राप्त हुए। तो ऐसे करेंगे तो क्या है, कितना वर्ड हो जाएगा उसमें, 30 वर्ड। अब उसी में थोड़ा सा और अगर आगे क्वेश्चन पूछ दिया, कभी कभी पूछता है ऐसा, उनके ऐतिहासिक महत्व को बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देते हैं कभी कभी ये। तो ऐतिहासिक महत्व मतलब की बात की पूछ रहे हैं ये, कि अगर मान लो वहां पर, हाँ इसमें एक चीज और बताया मैंने भी, एक क्वेश्चन दिया मैंने, उनकी विषय वस्तु, उनके विषय वस्तु। अब जैसे कि जो है हड़प्पा, अब हड़प्पा में मान लो वो, जो मोहनजोदड़ो ज्यादा आसान है समझने के लिए। अब मोहनजोदड़ो में प्राप्त जो साक्ष्य है उनके विषय वस्तु। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो साक्ष्य उसमें क्या क्या है, एक तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, एक बड़ा उसमें क्या है, मूर्ति मिला है, चलो आसान है। तो मूर्ति क्या बता रहा है, वो एक किसी शासक वर्ग का होगा, समझा ना, किस विषय की इंडिकेट कर रहा है वो, एक ये हो गया। और उसमें क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, बड़ा एक अन्नागार मिला, वो क्या है, स्नानागार मिला हुआ है, कांसे की मूर्ति मिली है। तो विषय को इंडिकेट, किस किस विषय के बारे में, किस किस चीजों के बारे में। अब धातु शिल्प है कहीं पर, तो कहीं पर वो सिलखड़ी वाला पाषाण शिल्प है उनमें से। ये पटुल अलग अलग विषयों की बात कर रहा हूं मैं ये। और कभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं, उनके ऐतिहासिक महत्व को। वो अब लोथल का ऐतिहासिक महत्व, तो क्या बताएंगे हमें ये, एक तो सीधा लोथल बस पूछा है, वर्ड यूज नहीं किया है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल अगर लोथल यूज नहीं किया है, तो हमें क्या बताना है पहले ये हड़प्पा सभ्यता जो है ये किसका हिस्सा है, ये लोथल किसका हिस्सा है, हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण स्थल है। भारत की जो है प्राचीन सभ्यता में सबसे प्रथम, भारत की प्राचीन सभ्यता में कौन सा, लोथल। तो ये इनकी भारत की प्राचीनता को स्थापित कर रहा है, ये उनका ऐतिहासिक महत्व हुआ। पहले बंदरगाह नगर था, ये दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। वहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये तीसरा महत्वपूर्ण उनके जो है महत्व हुआ। घोड़े की भी अस्थि, घोड़ी के वो घोड़े की मिट्टी के खिलौने मिले हैं, कहां पर से, लोथल से, ठीक है। वो प्राचीन बंदरगाह डॉक यार्ड था हमारा ये, ठीक। तो ये ऐसे कैसी कुछ क्या है, उनकी महत्ता बता देना है। क्वेश्चन पूछने के तरीके वही है इनके, उनके बारे में क्या जानते हैं, क्या साक्ष्य मिला है, उनके महत्व को बताइए, राइट। तो लिखेंगे तो लगभग 30 वर्ड में आने चाहिए, ठीक है। तो 4-5 जितने प्रमुख नगर है उनके बारे में कुछ लिख के लाइए आप, ठीक है। फिर बाकी और कल डिस्कस करेंगे इस पर। ये तब कल इस पर डिस्कस करेंगे मेनली हम लोग उसके सामाजिक जीवन, आर्थिक, राजनीतिक और, ठीक, ये पढ़ करके आइए आपको, ठीक है। थैंक यू।